हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हो? चलो बात करते हैं अपने टॉपिक की। कल अपन बीच में छोड़ दिया था कुछ थोड़ा सा। हेडिंग थी अपनी E1 वोल्टा स्रोत को आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करने पर। क्या था? E1 वोल्टा स्रोत को आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करने पर। ओके जी, इसका अपन ने कुछ डायग्राम बनाया था ऐसे। इसको तो प्रतिस्थापित कर दिया था और ये वाली वोल्टा स्रोत अपन ने जोड़ रखी थी और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और था एलओजी। ठीक है, अब इसको क्या नाम दिया था अपन ने? E2। इसके कारण धारा कितनी प्रवाहित हो रही थी? I2 डबल डैश। ये क्या था? Z1 और ये Z2 और ये Z3। ठीक है, अब ये धारा कितनी थी यहाँ पे? ये जो धारा प्रवाहित हो रही है वो किसके कारण हो रही है? इस E2 वोल्टा स्रोत के कारण प्रवाहित हो रही है। क्या हो रहा है? देखो, ये जो धारा प्रवाहित हो रही है वो इस E2 वोल्टा स्रोत के कारण प्रवाहित हो रही है। तो इसको आप क्या नाम दे दोगे? I1 डबल डैश, और ये क्या हो जाएगी? I3 डबल डैश। ठीक है, अब अपन ने इस वाले फॉर्मूले को या फिर इस वाले डायग्राम को बना के अपन ने दो चीजें निकाली थी। कौन कौन सी? दो कहाँ निकाली थी? एक ही तो निकाली थी, I2 डबल डैश की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है? देखो, लास्ट इक्वेशन क्या निकाली थी अपन ने? I2 डबल डैश इक्वल E2 Z2 प्लस Z3 अपॉन Z2 Z1 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3। ठीक है, इसको इक्वेशन अपन ने दिया था 5। ओके, ये अपन ने कल यहाँ तक बात कर ली थी। आज अपन बात करते हैं। देखो, अब मेरे को क्या करना है? ये I2 डबल डैश की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करना है? अपने को Z1 में प्रवाहित धारा I1 डबल डैश ज्ञात करनी है। क्या करनी है? Z1 में प्रवाहित धारा I1 डबल डैश ज्ञात करनी है, जो कि E2 वोल्टा स्रोत के कारण प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये निकलेगा कैसे? देखो, I2 डबल डैश जो है, ये I2 डबल डैश इसके कारण प्रवाहित हो रही है। ये यहाँ से प्रवाहित होके यहाँ पे भी गई है और यहाँ पे भी आई है। तो इस I2 वाली स्रोत के कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट हो गए। ये I2 वाली स्रोत जो E2 वोल्टा स्रोत के कारण यहाँ से निकलकर यहाँ इस वाले परिपथ में प्रवाहित हुई। यहाँ से प्रवाहित होते हुए इसका कुछ भाग कहाँ प्रवाहित हो गया? I1 डबल डैश के अंदर, और कुछ भाग कहाँ प्रवाहित हो गया? I3 डबल डैश के अंदर। ठीक है, क्या बोला मैंने? ये जो I2 डबल डैश वाली प्रवाहित धारा जो है वो E2 वोल्टा स्रोत के कारण परिपथ में प्रवाहित हो रही है। तो ये यहाँ से जाते हुए इस I2 डबल डैश का कुछ भाग किसमें डिवाइड हो गया? I1 डबल डैश में, और कुछ भाग किसमें हो गया? I3 डबल डैश में। तो क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं? I2 डबल डैश माइनस I1 डबल डैश। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई? लिख सकते हैं। किसके इक्वल में? I3 डबल डैश के इक्वल में। ठीक है,
लिख सकते हैं, लिख सकते हो। देखो मेरे को एक बात बताओ, ये अपनी I2 धारा है, डबल डैश मान लो, और ये अपनी I1 डबल डैश है, यहीं तो है, यही है, और I3 कहाँ है अपनी, नीचे है, ठीक है। I2 के अंदर 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, क्या हो रही है, I2 के अंदर 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब अगर ये यहाँ 5 एम्पियर की प्रवाहित हो रही है तो I1 के पास क्या 5 एम्पियर पूरी जाएगी, नहीं जाएगी। कितना पार्ट जाएगा इसका, 3 एम्पियर, ठीक है, कितना पार्ट जाएगा, 3 एम्पियर। अगर I2 के पास 5 एम्पियर थी, I1 के पास 3 एम्पियर चली गई, तो I3 के पास कितनी एम्पियर आई, 2 एम्पियर आई। तो क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 एम्पियर इक्वल 5 माइनस 3 एम्पियर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, या फिर 5 में से 3 घटा दोगे तो क्या आ जाएगी आपके पास, I3 आ जाएगी या फिर 2 आ जाएगा। तो ऐसे ही अपन क्या कर सकते हैं, क्या कर देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, कैसे, I3 डबल डैश इक्वल I3 डबल डैश इक्वल I2 डबल डैश माइनस I1 डबल डैश। पर अपने को चाहिए क्या, Z1 के अंदर प्रवाहित धारा I1 डबल डैश चाहिए। तो देखो अपन इसको निकालेंगे यहाँ से, अरे निकाल लेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे, काम ही अपना तो निकालना है। तो देखो ठीक है, अब प्रथम लूप, ये कौन सा लूप हो गया, प्रथम लूप, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो देखो इस प्रथम लूप में किरचॉफ के नियम से, ठीक है, प्रथम लूप में, इसको मैंने क्या नाम दे दिया भाई, लूप, प्रथम लूप नाम दे दिया। तो प्रथम लूप में किरचॉफ के नियम से चलो, अगर ये वाला ओनली ये यहाँ से लेके यहाँ तक ही तो लूप पूरा हुआ है, कहाँ से स्टार्ट है, इस वाले पॉइंट से स्टार्ट है, या फिर यूँ मान लो इस वाले पॉइंट से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पर है, या फिर यूँ मान लो इस वाले पॉइंट से स्टार्ट होके यूँ जाके यूँ जाके यूँ जाके यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लूप बन रहा है। अब बात करते हैं इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, Z1 I1 डबल डैश प्लस Z3 I3 डबल डैश, इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी भी इधर है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव में हो जाएंगे। तो क्या अपन इसको लिख सकते हैं, सॉरी नेगेटिव में हो जाएंगे, ठीक है, इसकी धारा इधर जा रही है, इसकी धारा इधर आ रही है, ठीक है। तो देखो अब क्या कर देंगे, Z1 I1 डबल डैश माइनस Z3 I3 डबल डैश, क्लियर है। अब क्या कर देंगे, Z1 I1 डबल डैश माइनस Z3 I3 की वैल्यू आप लोगों को इक्वेशन के अंदर देखो ये वाली दे रखी है, तो ये वाली इक्वेशन पुट कर दो, I2 डबल डैश माइनस I1 डबल डैश, ठीक है। तो चलो फिर अब इसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दो, Z1 I1 डबल डैश माइनस, या फिर इसको ऐसे कर लो, मैं माइनस माइनस प्लस वाले को पहले ले रही हूँ, तो क्या आ जाएगा, Z3 I1 डबल डैश माइनस Z3 I2 डबल डैश, कुछ भी नहीं किया है, रिप्लेस किया है, बस इस वाले को पहले ले आई और इस वाले को बाद में लिख दिया, ये लो जी। अब यहाँ से क्या कॉमन ले लोगे आप, I1 डबल डैश कॉमन ले लोगे, तो आप लोगों के पास क्या बच जाएगा, Z1 प्लस Z3, और क्या कॉमन आ गया, I1 डबल डैश माइनस Z3 I2 डबल डैश। वैल्यू किसकी चाहिए अपने को, Z1 में प्रवाहित धारा I1 डबल डैश की वैल्यू चाहिए। तो क्या कर दोगे, यहाँ से I1 डबल डैश की वैल्यू निकाल लो, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, देखो Z3 I2 अपॉन Z1 प्लस Z3 आ गई। इक्वेशन नंबर इसको दे दो
6। इक्वेशन 6 के अंदर I2 डबल डैश है, इक्वेशन 5 के अंदर I2 डबल डैश की पूरी वैल्यू है। तो क्या कर दोगे, इक्वेशन 5 से I2 डबल डैश की वैल्यू इक्वेशन 6 में रखने पर, ठीक है। तो इक्वेशन 5 से I2 प्राइम की वैल्यू या फिर का मान इक्वेशन 6 में रखने पर रख दो तो क्या आ जाएगा अपने पास, I1 प्राइम इक्वल Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3। ये क्या है भाई, E2 Z2 प्लस Z3, Z2 Z1 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3 रख दिया। अब क्या हो जाएगा, इस वाले से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या बच जाएगा, I1 प्राइम इक्वल Z3 E2 Z2 Z1 और Z2 Z3 Z1 Z3। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 7, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, I1 डबल डैश की वैल्यू आ गई। तो चलो जी, अब अपन बात करते हैं इससे आगे, आ जाओ। अब क्या करेंगे, Z1 में प्रवाहित धारा I1, देखो हाँ जी, E2 वोल्टा स्रोत जो था, E2 के कारण, इस E2 के कारण Z1 में प्रवाहित धारा जो है वो क्या है, इस तरफ है। एक सेकेंड रुको, यहाँ पर देख लो, देखो ये कर लो, क्या कर दिया रे, ये लो, ठीक है। ये अपना क्या है, ये अपना क्या है, E2 है, ठीक है। मानो एक बार छोड़ दो उसको, ये E2 के कारण ये Z1 है, ये Z2 है, ठीक है। बात किसकी कर रहे हैं, इसकी तो कर रहे हैं। तो इस E2 के कारण Z1 में प्रवाहित धारा यहाँ से निकलकर यहाँ जाएगी, तो कौन सी दिशा में जाएगी, इस दिशा में जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी, जाएगी। अब क्या हो जाएगा, इस यहाँ पे जो वोल्टा स्रोत जुड़ा था, कौन सा, E1, ठीक है। ये जो धारा इस वाली डायरेक्शन में है, ये कौन से वोल्टा स्रोत के कारण है, इस E2 वोल्टा स्रोत के कारण उस दिशा में प्रवाहित हो रही है। पर इस E1 वोल्टा स्रोत के कारण कौन से यहाँ से स्टार्ट होगी, तो कौन सी दिशा में प्रवाहित होगी, ऐसे प्रवाहित होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी। तो अपन क्या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि Z1 में प्रवाहित धारा I1 डैश व I1 डबल डैश विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है। देखो यहाँ से ये वाली जो धारा गई थी उसको अपन ने किससे रिप्रेजेंट किया था, I2 डबल डैश से किया था कि नहीं किया था। कौन से स्रोत से निकल के गई उसको अपन ने I2 डबल डैश से रिप्रेजेंट किया था। इस E2 वोल्टा स्रोत से जो निकल के गई उसको अपन ने किससे रिप्रेजेंट किया था, I2 डबल डैश से। और जो E1 वोल्टा स्रोत के कारण जो परिपथ में धारा प्रवाहित हुई थी उसको अपन ने क्या नाम दिया था, I1 डैश दिया था कि नहीं दिया था। तो क्या अगर अपन इसको ऐसे बोल दें कि यहाँ इस Z1 में प्रवाहित धारा I1 डैश व I2 डबल डैश विपरीत दिशा में है, तो कुल धारा क्या कर देंगे अपन, अगर इसको ऐसे लिख दें तो क्या गलत थोड़ी लिख दिया,
ये अपनी क्या हो गई, इस परिपथ की Z1 में प्रवाहित कुल धारा निकलकर आ गई, जो अपने को लास्ट में ये ही रिजल्ट चाहिए था। क्या अपने को किसकी ज़रूरत थी, इस वाले रिजल्ट की ज़रूरत थी। कहने का मतलब स्टार्टिंग से अपन इस Z1 के अंदर ही प्रवाहित धारा की बात कर रहे हैं, तो लास्ट में इस Z1 में कुल धारा प्रवाहित, कितनी कुल धारा प्रवाहित हो रही है वो अपने को निकालनी है, और वो अपने पास अभी फिलहाल आ चुकी है। E2 के कारण I2 डबल डैश है और E1 के कारण I1 डैश है, तो ये दोनों क्या है, विपरीत दिशा में है। तो अपन इसको अगर ऐसे लिख दें I1 डैश माइनस I1 डबल डैश, तो क्या गलत थोड़ी लिखा, नहीं लिखा। तो बस तो फिर करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, लिख दो फिर यहाँ पे I1 डैश माइनस I1 डबल डैश। अब I1 डबल डैश की वैल्यू आप लोगों के पास है और I1 डैश की वैल्यू आप लोग देख लेना, पीछे से मैंने निकलवा रखी है, तो उसकी वैल्यू क्या है E1 और Z2 Z3, ठीक है, Z1 Z2 प्लस क्या हो जाएगा Z2 Z3 प्लस Z1 Z3 माइनस I1 डबल डैश की वैल्यू आप लोगों के पास है Z3 E2 अपॉन Z2 Z1 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3, यही है। आ जाओ जी। अब मेरे को ये बताओ, ये नीचे की वैल्यू दोनों का पार्ट जो है वो क्या है, सेम सेम है कि नहीं है? अरे भाई जो नीचे की I1 डैश माइनस I1 डबल डैश इक्वल, देखो नीचे का पार्ट दोनों के अंदर सेम है कि नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैंने 2 पहले लिख दिया और 1 बाद में लिख दिया, 1 पहले लिख दिया 2 बाद में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे, ये सेम है कि नहीं है। तो क्या अपन इसको कंबाइंड रूप में लिख दें, E1 Z2 Z3 माइनस Z3 E2 अपॉन Z1 Z2 Z2 Z3 Z1 Z3 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हो। इसको इक्वेशन बोल दो 8, बोल दिया। तो देखो अब एक चीज़ देखना पीछे, क्या देखोगे, इक्वेशन नंबर 3 चेक करो। क्या पीछे जाके जब भी पढ़ो तो इक्वेशन नंबर 3 चेक करना। कौन सी करोगे? इक्वेशन नंबर 3। वो क्या है? I1 है, क्या है, सॉरी I1 है। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 8 क्या है? दोनों सेम सेम है, ठीक है। क्या है? दोनों सेम सेम है। इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 8 क्या है? सेम है। यही अपनी अध्यारोपण की प्रमेय है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि अध्यारोपण की प्रमेय सत्य है। देखो Z1 में कुल धारा आ जाएगी और कुल धारा इक्वेशन 8 और ये I1 क्या होनी चाहिए। अब एक चीज़ देखना, स्टार्टिंग में अपन पूरा परिपथ बना के अगर Z1 में प्रवाहित धारा I1 निकाल रहे हैं, रिजल्ट क्या निकला देखो। लास्ट में स्टार्टिंग में अपन ने कुल धारा निकाली थी, सॉरी Z1 में प्रवाहित धारा I1 निकाली थी वो वाली वैल्यू I1 की, और फिर अपन निकालते हैं एक बार तो E2 को आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करके निकालते हैं और एक बार E1 को प्रतिस्थापित करके निकालते, फिर उन टोटल का अपन क्या करते हैं, कुल प्रतिबाधा निकालते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, वो पूरे परिपथ का किसी को भी प्रतिस्थापित ना करके जो अपन धारा निकालते हैं वो वाली धारा, और
इन सबको प्रतिस्थापित करने के बाद जो टोटली धारा निकालते, कुल प्रतिबाधा निकालते हैं, एक तो स्टार्टिंग वाली और एक ये लास्ट वाली, दोनों क्या आनी चाहिए, सेम सेम आनी चाहिए। कौन सी स्टार्टिंग वाली, बिना किसी को प्रतिस्थापित किए जो धारा निकालते हैं अपन Z1 में, वो वाली, और एक ये प्रतिस्थापित करने के बाद वाली धारा, दोनों सेम सेम आएंगी। तो ये समझ जाना आपकी अपनी प्रमेय जो सुपरपोजिशन थ्योरम जो है वो क्या है, क्लियर है, एकदम सत्य है। ठीक है, यही इसमें डिफरेंस आप लोग करके देख सकते हो। चीज देख लेना, इक्वेशन 8 प्रतिस्थापित करने के बाद कुल प्रतिबाधा और बिना प्रतिस्थापित किए स्टार्टिंग वाली प्रतिबाधा दोनों सेम सेम होनी चाहिए। अगर दोनों सेम हो गई तो आप मान लेना कि आपकी सुपरपोजिशन थ्योरम जो क्या है, एकदम क्लियर है, उसके आपके कोई नंबर नहीं काट सकता है। क्लियर है, ये अपनी सुपरपोजिशन थ्योरम कंप्लीट हुई। ओके जी, अब अपन इसका एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो, थ्योरम तो थोड़ी कम समझ में आई होगी, हिसाब से समझ में तो क्यों नहीं आई, समझ में तो आनी चाहिए भाई। अब अपन इसी का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तब जाके आप लोगों को और भी अच्छे से क्या हो जाएगी, ये क्लियर हो जाएगी। तो देखो, चलो आ जाओ, क्वेश्चन ले लेते हैं अपन एक इसका। आ जाओ जी, क्वेश्चन लिखते हैं अपन एक इसका। दिए गए परिपथ में अध्यारोपण की प्रमेय का उपयोग करते हुए सभी प्रतिबाधाओं में धारा का मान ज्ञात करो। क्या है क्वेश्चन? दिए गए परिपथ में अध्यारोपण की प्रमेय का उपयोग करते हुए दिए गए परिपथ में अध्यारोपण की प्रमेय का उपयोग करते हुए सभी प्रतिबाधाओं का में धारा का मान ज्ञात करो। सभी प्रतिबाधाओं में धारा का मान ज्ञात करो। आ जाओ जी, वही परिपथ बनाते हैं अपन। ये लो, ये लो जी, ठीक है। इसको दे दो 8 ओम, इसको कितना दे दो 4, और इसको भी दे दो 4 ओम। ये कर दो 5 वोल्ट और इसको कर दो 10 वोल्ट। ठीक है, अब इस वोल्टेज स्रोत में अपन क्या करेंगे, एक बार इसको प्रतिस्थापित करके धारा निकालेंगे और एक बार इसको प्रतिस्थापित करके धारा निकालेंगे। तो चलो आ जाओ, फिर लिखते हैं आंसर। हाँ जी, 10 वोल्ट के स्रोत को 10 वोल्ट के स्रोत को आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करने पर कर दो। करोगे तो क्या हो जाएगा,
इस वाले को हटा दो, डायग्राम बना दो। एग्जाम में भी डायग्राम हर बार बनाना है, ये नहीं है कि शॉर्टकट में ही चल दिया आप लोग ना, नंबर कट जाएंगे, देख लेना। ये लो जी, ये कितना था 8 ओम, 4 5। ओके, अब क्या करनी है, कुल प्रतिबाधा निकालनी है। ठीक है, कुल प्रतिबाधा आप लोगों को पता है उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो ये क्या हो गया 4 मल्टीप्लाई 4। मैंने क्या बताया था पीछे, एक बार मैंने बताया होगा कि ये वाला क्या हो गया अपना, मैंने देखो प्रतिरोध बताया था कि कुल प्रतिरोध निकालना हो तो कैसे हो, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। बोला था कि नहीं बोला था, ये वाली बात मैंने आप लोगों को समझाई भी थी, पीछे समझाई थी। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या निकालना है, पहले अपने को कुल क्या निकालना है, कुल प्रतिबाधा। ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध कैसे निकालते हो, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो इसके अकॉर्डिंग देख लो आप लोग, क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 4 प्लस 4। और श्रेणी क्रम में क्या जुड़ा है 8। जुड़ा है कि नहीं, सॉरी जुड़ा है भाई। चलो जी, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखो फटाफट कर लो, कोई दिक्कत ना है। 8 प्लस 16 अपॉन 8 हो गया 8 2। तो कितना हो गया 8 2 10। इसमें कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हुई, 10 ओम की, जो भी है ओम एम्पियर। ठीक है, निकाल ली। अब ऐसे ही अपन क्या निकाल लेंगे, धारा निकालेंगे I1 डैश। तो I1 कितना हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, वोल्टता अपॉन कुल प्रतिबाधा। तो वोल्टता कितनी है 5, कुल प्रतिबाधा कितनी आई थी अपने पास 10 आई थी कि नहीं आई थी, आई थी। तो 1/2 इक्वल कितनी हो जाएगी 0.5 एम्पियर। ये लो, ये अपन ने क्या कर दिया, इसके अंदर निकाल दी, निकाली। ऐसे ही अपन क्या करेंगे, देखो I2 की निकालेंगे। अगर I2 डैश निकालोगे तो अपना क्या आ जाएगा, देखो एक चीज देखना, आप लोग नोट करके लिख लेना कि मान लो ऐसे कोई परिपथ है अपने पास, ठीक है, ये लो, ओके, ये अपने पास क्या कोई परिपथ है। ठीक है, एक चीज बताते हैं कि आप डायरेक्टली भी इसको कर सकते हो। ये कितना है R1 और इसको क्या बोल दिया R2 और इसको क्या बोल दिया R3। ये यहाँ से धारा जाएगी तो कितनी हो जाएगी I1 और यहाँ से जाएगी I2 और यहाँ से आ जाएगी तो I3। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे I2 और I3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालनी है, लिख दो I2 I3। ठीक है, ये समांतर क्रम में जुड़ा है, ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है। अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो I1 को यहाँ लिख दो दोनों के साथ साथ। ठीक है, वैल्यू किसकी निकालनी है I2 और I3 की, और I1 जी क्या है इनके श्रेणी क्रम में है। तो देखो, ठीक है, अब अगर मेरे को I2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, अगर I2 की वैल्यू निकालनी है तो इस वाले प्रतिरोध को कहाँ रख दूंगी ऊपर, और इन दोनों का अपॉन में योग आ जाएगा। क्या होगा देखो, अगर मुझे इस I2 की वैल्यू चाहिए तो ये R3 को कहाँ रख देंगे अपन ऊपर, और नीचे इन दोनों का क्या आ जाएगा योग आ जाएगा R2 प्लस R3। ठीक है, होगा कि नहीं होगा।
ओके। ऐसे ही मेरे को I3 की वैल्यू चाहिए, इस वाले की वैल्यू चाहिए। अगर इस वाले की वैल्यू चाहिए तो इस वाले प्रतिरोध को कहाँ रख देंगे अपन, ऊपर, और नीचे क्या कर देंगे, इन दोनों का योग। ठीक है, आप लोग ये वाला फॉर्मूला याद करके या फिर ये वाला फॉर्मूला याद करके आप लोग जो न्यूमेरिकल आते हैं उसके अंदर आप लोग I2 डैश और I3 की वैल्यू, I2 और I3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखो इस वाले फॉर्मूले से, हाँ, निकालने को आप डेरिवेशन के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो, थ्योरम के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो, पर वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, एग्जाम में अपने पास इतना टाइम नहीं बचता है। तो उसके अकॉर्डिंग अपन देखो इस वाले से I2 डैश की वैल्यू निकालते हैं। कौन से में, इस वाले में। चलो तो फिर I2 डैश की वैल्यू निकाल लो। I2 डैश देखो, I1 क्या है 8 प्लस I2 की वैल्यू निकाल रहे हो, किसकी, इस वाले की वैल्यू निकाल रहे हो, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, ये वाला, और नीचे क्या आएगा, इन दोनों का योग। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। 8 कितना हो गया, 4 एम्पियर। हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही अपन I3 डैश की वैल्यू निकालेंगे। अगर I3 की बात कर रहे हो तो ऊपर क्या लिख दोगे, इसको लिख दोगे। वैसे सेम वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। और श्रेणी क्रम में क्या चल रहा है, I1 चल रहा है, तो क्या हो जाएगा 4 और 4 प्लस 4, वही सेम आ जाएगा। इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 4 एम्पियर। आएगी नहीं आएगी, आएगी। ओ सॉरी, देखो, हाँ एक मिस्टेक हो गई भाई, यहाँ पे I1 डैश आएगा यहाँ पे, ये लो जी। ठीक है, I1 डैश आएगा, जो कि अपन इसकी वैल्यू पहले निकाल चुके थे। ठीक है, आ जाओ। I1 डैश आएगा तो ये वाली वैल्यू पुट करनी है अपने को, ना कि ये वाली श्रेणी क्रम वाली पुट करनी है। ठीक है, तो क्या कर दोगे, 1/2। अगर I2 डैश की वैल्यू निकाल रहे हो ये वाला, तो ये ऊपर आ जाएगा और फिर नीचे इन दोनों का योग हो जाएगा। ये लो जी, हो जाती है भाई लोगों कभी कभी। 4 2 8, 1/4, 1/4 का कितना हो जाएगा, 0.25 एम्पियर। सेम टू सेम इसका आएगा 0.25 एम्पियर। ओके, चलो क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये मैंने क्या किया, 10 वोल्ट स्रोत को, कहने का मतलब E2 वाले को या फिर 10 वोल्ट स्रोत को प्रतिस्थापित करने के बाद अपन ने वैल्यू निकाली है। ठीक है, अब इससे आगे की बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।